मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। तकरीब वाली जगह पर लोगों की आमद शुरू हो गई थी। राइफल के पीछे लेटकर मैं लियोपोल्ड साइट से तकरीब की जगह का जायजा ले रहा था। रेंज मास्टर की टेलीस्कोप साइट आम इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसमें पूरा मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। आने वाले गोरे साइट के अंदर साफ नजर आ रहे थे। ज्यादातर तो सोफों पर बैठ गए थे, अलबत्ता इक्का दुक्का दाएं बाएं जोड़ियों में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बावर्दी बैरे उन्हें मशरूबात पेश कर रहे थे। गालिबन ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन सा मशरूब था। अफगान फौज के चंद ऑफिसर भी मुझे सोफों पर बैठे हुए नजर आए थे। उनकी पहचान मुझे फौजी वर्दियों से हुई थी। इक्का दुक्का खवातीन भी नजर आ रही थी। मेरी नजर फिसलती हुई एक लड़की पर मरकूज हुई और मैं चौंक गया। अलग थलग बैठी हाथ में पकड़े जाम से हल्की हल्की चुस्कियां ले रही थी। वो मेजर जेनिफर हिंटस्ले थी, लेकिन उस वक्त भी वो ट्रेसी वॉलकर का रूप धारे हुए थी। तमाम के अंदाज से यही लग रहा था कि उन्हें किसी का इंतजार है। दरमियान में पड़ा 2 सीटर सोफा खाली पड़ा हुआ था। उसके साथ पड़े हुए सिंगल सीट सोफों पर 2 आदमी बैठे हुए थे। बाकी तमाम कुर्सियां और सोफे तकरीबन भर चुके थे। फिर एक लंबे तड़ंगे सफेद सूट वाले आदमी की आमद पर तमाम ने अपनी जगह पर खड़े होकर उसे ताजीम दी थी। दरमियान वाले सोफे पर नशिस्त संभालते हुए उसने तमाम को बैठने का इशारा किया और सबने अपनी जगह पर नशिस्त संभाल ली। मैंने नजर भर कर सामने लगे झंडे को देखा, जो बिल्कुल हल्के अंदाज में हिलकर वाजे कर रहा था कि हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी कि गोली को हदफ से दाएं बाएं कर सकती। मुतमईन होकर मैं दोबारा साइट में देखने लगा, जबकि मेरे दाएं हाथ के अंगूठे ने सेफ्टी हटा दी थी। जीशान भाई, मेरा ख्याल है मजीद इंतजार फजूल है। मेरे साथ लेटे बिस्मिल्लाह जान ने भी फायर करने का इंदिया दे दिया। मैंने दरमियानी सोफे पर फैल कर बैठे आदमी के चेहरे पर निशाना साधते हुए कहा, मेरा भी यही ख्याल है, बस मेहमान खुसूसी का इंतजार था। ये कहते ही मैंने सांस रोका और एक झटके से ट्रिगर दबा दिया। उस वक्त वो ग्लास को मुंह की तरफ ले जा रहा था, लेकिन उसके मुकद्दर का रिस्क यकीनन पूरा हो चुका था। तभी ग्लास के होंठों तक पहुंचने से पहले रेंज मास्टर की गोली उसके माथे तक का सफर तय कर चुकी थी। ताकतवर गोली ने उसकी खोपड़ी का दायां हिस्सा ही उड़ा दिया था। वो मारा। बिस्मिल्लाह जान ने पुरजोश अंदाज में नारा लगाया, मगर मैंने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर राइफल को दोबारा कॉक करके दाएं जानिब बैठे हुए आदमी की तरफ बैरल का रुख मोड़ा। तमाम लोग एक लम्हे के लिए सुन हो गए थे। मेरे फायर करने से पहले दाएं और बाएं जानिब बैठे हुए दोनों आदमी सोफे पर तड़पने वाले को मदद देने के लिए उसके करीब हुए, मगर वो हर किस्म की मदद से दूर जा चुका था। दाएं जानिब वाले आदमी के साकित होते ही मैंने दोबारा ट्रिगर दबाया और वो आदमी भी अपनी खोपड़ी के चौथाई हिस्से से हाथ धो बैठा। रेंज मास्टर की गोली उसकी खोपड़ी से गुजरकर बाएं तरफ मौजूद आदमी के कंधे को भी जख्मी कर गई थी। एक ने जान से हाथ धोए, जबकि दूसरा जख्मी होकर तड़पने लगा। सोफे से नीचे गिरने की वजह से मुझे उसका सही निशाना नहीं मिल रहा था। उस पर वक्त जाया किए बगैर मैं दूसरों को निशाना बनाने लगा। जल्दी से मैंने मैगजीन में मौजूद बाकी 3 गोलियां फायर की। मेरा निशाना ज्यादातर वो बने जो शौक किसी कैफियत में अपनी जगह पर हक्का बक्का बैठे हुए थे या खड़े के खड़े रह गए थे। मैगजीन खाली होते ही मैंने नई मैगजीन लगाई और राइफल कॉक करके अपना अगला शिकार ढूंढने लगा। वहाँ चीखो पुकार मच गई थी। कुछ लोग सोफों के अकब में पनाह ले रहे थे, कुछ भाग खड़े हुए थे और कुछ हमदर्दी दिखाते हुए तड़पने वालों की मदद कर रहे थे। मेरी उंगली ने 2 मरतबा ट्रिगर दबाकर मजीद 2 को उनके अंजाम तक पहुंचाया। इसी दौरान मुझे वो जख्मी हिम्मत करके उठता हुआ नजर आया। उसके कंधे में तो इत्तेफाक से गोली लगी थी, अलबत्ता उसके सर में मैं जानबूझकर गोली उतारना चाहता था। उसके सीधा होते ही मेरी बैरल का रुख उसकी जानिब घूमा। उसी वक्त कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि वो जेनिफर थी। जख्मी को अपने जिस्म के पीछे छुपाते हुए उसकी नजरें उसी जानिब उठी थी जहां हम मौजूद थे। वो जबरदस्त स्नाइपर थी और उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किस जगह से फायर किया जा रहा है, मगर फिर भी उसका यूं बेवकूफों के अंदाज में किसी को बचाने के लिए अपने जिस्म की आड़ मुहैया करना मेरी समझ से बालातर था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में लहराया और मैं चौंक गया। क्या उसने पहचान लिया था कि फायर करने वाला मैं ही हूँ और इसी वजह से यूं दलेराना अंदाज में मेरे सामने खड़ी हो गई थी। उसी वक्त एक दूसरा आदमी उनके करीब पहुंचा। यकीनन वो जेनिफर की वजह से हिम्मत करके करीब आया था और ये बहादुरी उसे महंगी पड़ी। जो ही जेनिफर की नजर उस पर पड़ी, उसने चीख कर उसे वापस जाने को कहा। गो उसके अल्फाज तो मेरे कानों तक नहीं पहुंचे थे, मगर उसके हाथों के इशारे और अंदाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो क्या कह रही थी। मगर उसकी ये नसीहत या मशवरा बेसूद रहा।
जब तक दूसरे की समझ में जेनिफर की बात आती, रेंज मास्टर की गोली उसे समझा चुकी थी। उसके बाएं कान के साथ लगने वाली गोली ने उसे दाएं जानिब उछाल दिया था। उसका आधा जिस्म सोफे पर और आधा नीचे था। इस हालत में तड़पते हुए वो काफी मजे का खेज नजर आ रहा था। मैंने दोबारा राइफल कॉक की, लेकिन जेनिफर वहां से हटने पर आमादा नजर नहीं आ रही थी। मेरे हमरा लेटे हुए कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने कहा, ज़ीशान भाई, दौरान जंग लड़ाई में शामिल औरतों मर्दों की तखसीस खत्म हो जाया करती है। यकीनन वो ये समझ रहा था कि मैं जेनिफर के औरत होने की वजह से उस पर गोली नहीं चला रहा था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैं जेनिफर पर गोली न चलाकर गलत कर रहा हूँ। मैं उससे होने वाली आखिरी मुलाकात को सोच रहा था, जब मैंने उसे बताया था कि उसके सामने आने की सूरत में मैं उस पर गोली चलाने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा, और अब अपने अल्फाज पर अमल करने का वक्त आ गया था। मैंने दिल ही दिल में अलविदा जेनी कहा और उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ने लगा। कोशिश के बावजूद मैं ट्रिगर नहीं दबा सका था। मैंने राइफल के बट पर माथा टेका। मुझे शशोपंज में मुब्तला देखकर कमांडर बिस्मिल्लाह जान एक मर्तबा फिर बोला, क्या सोच रहे हो, इतना वक्त नहीं है। उसे जवाब दिए बगैर मैंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में नेहा कोई जज्बा मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। बिस्मिल्लाह जान ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। ज़ीशान भाई उठो चलें। मुझे कहते ही वो अपने साथियों को मुखातिब हुआ, रॉकेट फायर कर दो। जेनिफर को उसके हाल पर छोड़कर मैंने एक सरसरी नजर सोफों की कतार पर घुमाई। एक कोने में छुपे शख्स की खोपड़ी नजर आ रही थी। कॉक शुदा गोली से उसे छुपने की जरूरत से बेनियाज करते हुए मैं उठ गया। कमांडर बिस्मिल्लाह जान मुझसे पहले खड़ा हो गया था। ज़ीशान भाई, इनका काफी नुकसान हो चुका है। थोड़ी देर तक वो पूरी कुव्वत से हमला कर देंगे और यकीनन हेलीकॉप्टर की वजह से हमें काफी नुकसान होगा। मेरी समझ में उसका जल्दी करना आ गया था। मैंने राइफल को खोले बगैर कंधे पर रखा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। उस वक्त तक बिस्मिल्लाह जान के साथ ही रॉकेट फायर कर चुके थे। 10 मिनट में मैं नीचे पहुंच गया था। बिस्मिल्लाह जान और उसके साथी भी मेरे करीब पहुंच चुके थे। राइफल को मैंने डबल केबिन की अकबी नशिस्त पर रखा। बिस्मिल्लाह जान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने तेजी से दरख्तों के झुंड से निकाली और एक मखसूस जानिब बढ़ता गया। उसके बाकी साथी दूसरी गाड़ी में बैठकर हमारे पीछे ही चल पड़े थे। 2 गाड़ियां असलहे वगैरह की भरकर वो पहले ही वहां से भेज चुके थे। बिस्मिल्लाह जान सीधा चलता रहा। वो कच्चा रास्ता आगे जाकर एक सड़क से मिल गया था। वहां पर उसके साथी हमसे मुखालिफ समत मुड़ गए थे। मैंने बिस्मिल्लाह जान को मुत्तला करना मुनासिब समझा। बाकियों ने अपनी समत तब्दील कर ली है। वो बोला उन्होंने हमारे साथ नहीं जाना। मुझे मुत्तला करते हुए उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर मिलाने लगा। राब्ता होते ही उसने मुख्तसरन कहा, हम आ रहे हैं, और जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता करते हुए ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जे हो गया। 4-5 किलोमीटर के बाद उसने गाड़ी सड़क से उतारकर पहाड़ी के दामन में नजर आने वाले 2 घरों की तरफ मोड़ दी। वो सड़क से 600-700 गज दूर थे। इन घरों के करीब गाड़ी रोकते हुए वो बोला, राइफल उठा लो। क्लैशनकोफ उसने हाथ में पकड़ ली थी। मैंने सर हिलाते हुए अकबी नशिस्त पर पड़ी रेंज मास्टर उठा ली। गाड़ी को रुकते देखकर एक घर से दरमियानी उम्र का एक मर्द भागते हुए बाहर निकला। हमसे रस्मी मुसाफा करके उसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी वापस सड़क की जानिब मोड़ ली। बिस्मिल्लाह जान ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया, चलो। दरवाजे पर एक बूढ़ा नजर आया। दोनों से मौनिका करके उसने खुशामदीद कहा। उसी वक्त बिस्मिल्लाह जान ने मुझे उस टेकरी की तरफ मुतवज्जे किया जहां 2 हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। घर में दाखिल होते ही मेरी नजर 2-3 कम उम्र बच्चों पर पड़ी जो सहन में खेल रहे थे। एक कमरे के दरवाजे से एक जवान साल औरत का चेहरा झलक रहा था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर वो चेहरा गायब हो गया। हम बूढ़े की मैयत में चलते हुए एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो खूब सजा हुआ था। अंदर दाखिल होकर वो रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता गया। कमरे से मुल्हिक गुस्ल खाने में घुसकर उसने हमारे अंदर दाखिल होने का इंतजार किया। जो ही हम भी अंदर घुसे उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। गुस्ल खाने की चारों दीवारों पर प्लास्टिक की जर्द रंग की शीट लगी हुई थी। दरवाजा बंद करके उसने दरवाजे के अकब में आने वाली शीट को हटाया और दरवाजे को धकेला तो वो पीछे हटती चली गई। दरवाजा हटते ही तंग सा दरवाजा नजर आया। वो बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे बिस्मिल्लाह जान और सबसे आखिर में मैं। उस तंग सी गैलरी का इख्तिताम सीढ़ियों पर हुआ जो नीचे जा रही थी। 12 सीढ़ियां उतरकर हम जेर जमीन कमरे में पहुंचे जो काफी खुला तहखाना था। शुमाली और जुनूबी दीवारों पर टंगे 2 बल्ब तहखाने को खूब रोशन किए हुए थे। चारों दीवारों के साथ एक चारपाई लगी हुई थी जिन पर साफ सुथरी चादरें बिछी हुई थी। 2 चारपाइयों पर मोटी रजाइयां भी रखी हुई थी। शायद उन्हें हमारी तादाद के बारे में बिस्मिल्लाह जान पहले से आगाह कर चुका था। दरमियान में लकड़ी की एक मेज भी नजर आ रही थी जिस पर हाथ से कढ़ाई की हुई एक सफेद चादर बिछी हुई थी। बूढ़े ने हमें बैठने का इशारा किया। मैंने रेंज मास्टर को एक चारपाई पर रखा और खुद दूसरी चारपाई पर नशिस्त संभाल ली। हमारे बैठते ही बूढ़े ने पूछा, कहवा या चाय? बिस्मिल्लाह जान ने किसी किस्म का तकल्लुफ किए बगैर कहा, बहराम खान, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। बहराम सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया।
बहराम चाचा के बाहर जाते ही बिस्मिल्लाह जान ने तहसीन आमेज लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की। ज़ीशान भाई बहुत उम्दा। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, बताया था ना, शागिर्द बनाने की पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। बिस्मिल्लाह जान ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं जबरदस्ती शागिर्द बनूंगा। मैंने संजीदा होते हुए कहा, वैसे सच तो ये है कि इतना वक्त ही नहीं होता कि किसी को सिखा सकूं। वो बोला, ये कुदरती सलाहियत होती है ज़ीशान भाई, वरना हकीकत तो ये है कि आपके सिखाने पर भी हम आपकी तरह निशानेबाज नहीं बन सकते। मैंने सफाई से मौजू तब्दील किया, हम गाड़ी पर यहाँ से दूर भी निकल सकते थे। वो बोला, मुश्किल है। देखा नहीं था उस पोस्ट पर 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए थे और अब तक काफी सारी गाड़ियां भी पहुंच गई होंगी। सड़कों की नाकाबंदी भी हो गई होगी। वो सारे इलाके का घेराव कर लेंगे, इसलिए जब तक हमारी तलाश की सरगर्मी मांद नहीं पड़ जाती, हमें चंद दिन यहीं गुजारने पड़ेंगे। मैंने पूछा, जो आदमी हमारी गाड़ी ले गया है उसे कोई कुछ नहीं कहेगा? उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, नहीं, उसके कागजात वगैरह मुकम्मल हैं, ये गाड़ी भी उसी के नाम पर है। इस वक्त उसने एक आदमी को घर से उठाकर एयरपोर्ट पहुंचाना है, उस पर किसी सूरत कोई बात नहीं आ सकती। मैंने कहा, ये सब कुछ आपने पहले से तय किया हुआ था? वो बोला, पहले ही से तय करना पड़ता है। मैंने कहा, बकौल आपके हम यहाँ चंद दिन रहेंगे। इस दौरान कमांडर अब्दुल हक वापस आ गया। फिर वो बोला, उसकी आमद की इत्तला मिलते ही हम निकल चलेंगे, वरना खामखा खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया, ठीक है। वो बोला, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? मैं उसे हैरानी से घूरने लगा, पूछो। वो बोला, आपने उस लड़की को क्यों कुछ नहीं कहा, हालांकि वो आपके लिए निहायत आसान हदफ थी। वो जेनिफर हिंसले के बारे में पूछ रहा था। अब मैं उसे क्या बताता? मैंने कहा, आपने उस वक्त मुझे उस पर गोली चलाने की तरगीब दी थी। वैसे आपको कैसे मालूम कि मैंने उस पर निशाना साधा हुआ है? वो बोला, आप इतनी तेज रफ्तारी से फायर कर रहे थे, अचानक ही आप रुक गए और दूरबीन में मुझे भी वो लड़की वाज़े नजर आ रही थी कि बाकी लोग छुपने के लिए भागते फिर रहे थे और वो सीना ताने खड़ी है। कोई वजह तो थी ना। उस वक्त मुझे यही लगा कि आप औरत समझकर उस पर गोली नहीं चला रहे, लेकिन बाद में सोचा तो मामला कुछ और लगा, क्योंकि कोई अमेरिकन औरत इतनी दलेर नहीं हो सकती जो यूं अकड़ कर एक स्नाइपर के सामने खड़ी रहे, जबकि दाएं बाएं उसके कई साथियों की लाशें बिखरी पड़ी हों। सबसे बढ़कर हमारी जानिब यूं देख रही थी जैसे हम उसे नजर आ रहे हों। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने कहा, वो मेजर जेनिफर हिंसले थी। मेरे साथ उसने स्नाइपर कोर्स किया है और अफगानिस्तान के महाज पर वो मुझे मिलने की खातिर ही पहुंची है। वो बोला, उसे क्या मालूम कि आप अफगानिस्तान में हैं और ये कि अभी फायर करने वाले आप ही हैं, और आपको कैसे मालूम कि वो आपकी खातिर यहाँ पहुंची है? वो एक ही सांस में कई सवाल कर गया। मैंने कहा, गुज़श्ता कई माह से मैं वजीरिस्तान में मसरूफ था और ये तो आप जानते ही हैं कि दहशतगर्दों का असली सरपरस्त अमेरिका ही है। वहाँ वजीरिस्तान में जिस दहशतगर्द से मेरा टकराव हुआ वो अमेरिकन का खास पुर्जा था। उसकी और उसके जानशीन की मौत के बाद मुझे एक जिरगे के सामने आना पड़ा। वहीं से मेरी तस्वीर अमरीकियों तक पहुंच गई। चूंकि मैं साल भर पहले ही अमेरिका से स्नाइपर कोर्स करके आया था, इसलिए मुझे पहचानने में उन्हें कोई दिक्कत न हुई। मेजर जेनिफर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की मेजर है और मुझसे मोहब्बत की दावेदार भी। बस मुझे अमेरिका के लिए काम करने पर राजी करने के लिए वो अफगानिस्तान आने पर तैयार हो गई। मैंने जेनिफर के मुतालिक तमाम जरूरी बातें कमांडर बिस्मिल्लाह जान के सामने दोहरा दी। मेरी बात के इख्तिताम पर उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया, तो वो आपको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। बोला, वैसे ये बात अब तक भी वाज़ेह नहीं हुई कि इस मेजर को ये कैसे मालूम हुआ कि फायर करने वाले आप ही हैं? मैंने कहा, जितनी दूर से उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, शायद जेनी के नजदीक इतने फासले से मेरे अलावा कोई निशाना बना नहीं सकता। वो चहकते हुए बोला, अब की है काम की बात। वैसे एक हबशन से इश्क लड़ाने का ख्याल आपको कैसे आ गया? इतनी दूर से भी उसकी बदसूरती मुझ पर असर डाले बगैर न रह सकी। यकीनन ताकतवर दूरबीन से जेनिफर के ट्रेसी वॉल्कर के रूप की कालक उसे वाज़ेह हो गई थी। मैंने संजीदा अंदाज में कहा, कमांडर, अगर आपने उसकी असल शक्ल देख ली तो जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आएगा वो यही होगा कि इसे मुसलमान करके निकाह पढ़ाऊं या अहले किताब से निकाह पढ़वाने की इजाजत से फायदा उठाऊं। मेरी संजीदगी को उसने गुस्से पर महमूल किया, मजाक कर रहा था यार। मैंने कहा, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा, बिला शक व शुबा वो ऐसी ही है। उसी वक्त बूढ़ा बहराम खान खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ और हम चुप हो गए। हमारे खाना खाने के दौरान बहराम चाचा कहवा बनाकर ले आया था। कहवा पीकर मैंने बहराम चाचा से राइफल साफ करने के लिए कपड़ा मांगा और रेंज मास्टर को खोलकर साफ करने लगा। बिस्मिल्लाह जान आराम करने लेट गया था। चंद दिन हमें वहीं गुजारने पड़ गए थे। इस दौरान कमांडर बिस्मिल्लाह जान मोबाइल फोन पर भी मोहतात अंदाज में गुफ्तगू किया करता था। शहर भर में मुजाहिदीन की तलाश में काफी छापे मारे गए, मगर दुश्मनों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उनका काफी नुकसान हुआ था। 9 आदमी बशमूल एक कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल के हलाक हुए थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल जख्मी हुआ था। जख्मी होने वाला वही था जिसे मेजर जेनिफर हिंसले की बदौलत रियायत मिली थी। मरने वाले करीबन सारे ऑफिसर ही थे, बस एक अफगानी फौजी गलती से मारा गया था, वो भी इस वजह से कि उसका बाकी जिस्म सोफे के अकब में छुपा था और सिर्फ उसका सर आड़ से बाहर था। मरने वाले सीनियर का नाम जानकर मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। वो कर्नल कॉलिन फील्ड था।
यकीनन वो वजीरिस्तान में हुलिया तब्दील करके आया था। ये भी मुमकिन था कि वहाँ पर उसके बहरूप में कोई और आया हो और उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया हो। एल्बर्ट ब्रूक भी मुझे कहीं नजर नहीं आया था। शायद वो भी हुलिया तब्दील करके मुझे मिलता जुलता रहा था, या फिर वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जेनिफर तो ट्रेसी वॉल्कर के हुलिये में मुझे नजर आ गई थी। इतने फासले से शक्लें बिल्कुल वाज़ेह नजर तो नहीं आती, लेकिन जिसके साथ कुछ वक्त बिताया हो उसको पहचाना जा सकता है। शक्ल सूरत, जिस्मानी खद्दोखाल और हरकत व सकनात भी किसी आदमी की पहचान में मददगार साबित होती हैं। जेनिफर के मामले में मेरे दिल में एक और धड़का भी मौजूद था। अगर उसने मुझे पहचान लिया था तो वो ये बात अपने सीनियर्स को बता सकती थी, और इतने अहम आदमियों की मौत के जिम्मेदार को यकीनन वो पहली फुर्सत में मरवाना पसंद करते। लेकिन फिर अपनी जेनी से मुझे ये बात बईद नजर आई कि वो मुझे मरवा देगी। अगर वो सीना तान कर मेरे सामने खड़ी हो सकती थी तो मुझे भी ये हक हासिल था कि वो मेरे खिलाफ किसी कार्रवाई की जिम्मेदार न बनती। इस कार्रवाई के बाद कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने अपने तमाम साथियों को अंडरग्राउंड हो जाने का हुक्म दिया। खुद मैं और वो भी हफ्ता भर उसी तहखाने में छुपे रहे। इस दौरान बहराम चाचा और उसका बेटा दिलगीर खान हमारी जरूरियात का ख्याल रखते रहे। कमांडर अब्दुल हक अभी तक नहीं लौटा था, इस वजह से मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। हालात के थोड़ा सा साजगार होते ही हम दिलगीर खान की गाड़ी में बैठे अपने ठिकाने का रुख कर रहे थे। रेंज मास्टर और बिस्मिल्लाह जान की क्लैशनकोफ दिलगीर खान एक दिन पहले बिस्मिल्लाह जान के खुफिया अड्डे तक पहुंचा चुका था। उस वक्त हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल मौजूद था। हम किसी मज़ाहमत का सामना किए बगैर पहाड़ों में छुपे खुफिया अड्डे तक पहुंच गए थे। हमें पहाड़ के दामन में उतार कर दिलगीर खान वहीं से रुखसत हो गया। हम जब गार दर गार ठिकाने के पास पहुंचे तो हमें पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा गया था। उन्होंने मंसूबा इतना बड़ा नहीं बनाया था जितना कि दुश्मन का नुकसान कर चुके थे, और इस कार्रवाई का रूह रवां मैं था। इससे पहले कमांडर अब्दुल हक उन्हें मेरी निशानेबाजी के काफी वाकयात सुना चुका था, मगर हालिया वाक़ये के तो वो खुद शाहिद थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी दूर से यूं कामयाब निशानेबाजी मुमकिन थी। अब्दुल हक को गए हुए 3 हफ्ते हो गए थे। उसने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया था। तीसरे हफ्ते के अख्तिताम पर वो लौट आया। उस तक मेरे हालिया कारनामे की खबर पहुंच गई थी। मिलते साथ उसने मेरी पीठ थपकते हुए शाबाश कहा। वो भी कामयाब लौटा था। रात को आराम के लिए लेटते वक्त वो तफसील बताने लगा। हमारी कार्रवाई की तफसीलात वो पहले ही बारीक बीनी से कुरेद चुका था। मुझे इन तफसीलात को जानने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि उसने किस तरह मेरे वीजे वगैरह का बंदोबस्त किया और कैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जगह पैदा की। उसका खैरियत और कामयाबी से लौट आना ही मेरे लिए काफी था। वीजे की ज़िमन में खर्च होने वाली रकम मैंने उसके हवाले कर दी थी। अब मेरे पास ले दे के गुलगारे बहन की दी हुई रकम ही बाकी बची थी, और गजनी जाने के लिए मुझे पैसों की अच्छी खासी जरूरत पड़ सकती थी। बहरहाल वो बात का मसला था, इस बारे में कुछ न कुछ कर ही लेता। फिलहाल मुझे आगे का लाया अमल तय करना था। जेनिफर से राब्ते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, वरना मुझे इतने पापड़ बेलने न पड़ते। मुझे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा। अगर आखिरी मुलाकात में मैंने उससे राब्ता नंबर ले लिया होता तो इतना मसला पैदा न होता। उसके होटल में दाखिल होते ही मैं भी अंदर घुस गया। उससे 2 मेजें छोड़कर मुझे खाली नशिस्त मिल गई थी। बैरे को कहवा लाने का बताकर मैं बज़ाहिर सरसरी नजर होटल के हॉल में दौड़ाने लगा। मैं पिछले 1 हफ्ते से गजनी में मौजूद था। मेरी शनाख्त के कागजात पूरे थे। आते वक्त कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने चंद साथियों के पते दिए थे जिनसे मैं जरूरत की कोई चीज भी मांग सकता था। किसी के घर में पनाह लेने की बजाय मैंने एक सस्ते से होटल में रहना पसंद किया, क्योंकि बगैर अशद जरूरत के मैं किसी को तंग करना या खतरे में डालना नहीं चाहता था। ये दूसरा अमेरिकन था जिसका मैं ताकुब कर रहा था। इससे पहले मैं एक अमेरिकन सहाफी के पीछे 3 दिन तक पड़ा रहा, मगर वो बंदा साफ निकला। अब ये दूसरा था और इसकी भी कोई मशकूक हरकत नजर नहीं आई थी। वो सारा दिन गजनी के मज़ाफात में घूमता, मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर लेता, मकामी लोगों से मुलाकात करता, यूं जैसे वो कोई खास रिपोर्ट तैयार कर रहा हो। हथियार के नाम पर मेरे पास एक 9mm पिस्तौल मौजूद था जो मुझे कमांडर बिस्मिल्लाह जान से मिला था। इस पिस्तौल से फायर करके मैंने उसके ठीक होने की अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी। शाम तक मैं उस सहाफी के ताक़ुब में लगा रहा। अंधेरा छाने पर मैं अपने होटल में लौट आया था। क्योंकि मुसलसल एक होटल में रहना मुझे मशकूक कर सकता था, इस वजह से मुझे 2-3 दिन से ज्यादा किसी होटल को अपना मस्कन नहीं बनाना था। सुबह मेरा इरादा काबुल जाने का बन रहा था, क्योंकि गजनी में मुझे अपने मकसद का हुसूल मुश्किल नजर आ रहा था। रात का खाना मैं होटल के हॉल में ही बैठकर खाता और इस बहाने वहाँ मौजूद लोगों पर नजर भी डाल लिया करता। खाना खाने के दौरान एक मकामी आदमी पर मेरी नजर पड़ी। उसने चेहरे पर मफलर की तरह काले रंग की चादर लपेटी हुई थी। दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक तायराना निगाह हॉल में डाली। उसकी नजर एक लम्हे के लिए मुझ पर रुकी और फिर दाएं बाएं का जायजा लेकर वो मुझसे 2 टेबल छोड़कर बैठ गया। चाल ढाल से वो कुछ देखा भाला लग रहा था, मगर मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है।
गो इस मामले में मेरी याददाश्त बहुत तेज है और कोई ऐसा आदमी जिससे मेरा हल्का सा भी वास्ता रह चुका हो मुझे भूलता नहीं, लेकिन जहन पर जोर देने के बावजूद मुझे याद नहीं आ सका कि उसे कहाँ देखा है। शायद चेहरे से लिपटी हुई चादर की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। खाना खाकर मैंने कहवा पिया। इस दौरान उसने भी अपने लिए कहवा मंगवा लिया था। कहवा पीकर भी वो वहीं बैठा रहा। यूं लग रहा था जैसे वो कनखियों से मुझे ही देख रहा है। जो ही मैं नशिस्त छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मैंने उसे भी इस्तकबालिया का रुख करते देखा। कमरे में पहुंचकर मैंने चाबी के सुराख से आंख लगा दी। अंदाजे के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही मुझे गैलरी में कदमों की आहट सुनाई दी, जो मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई। चाबी के सुराख से भी मुझे उसके कपड़ों का रंग नजर आ रहा था। मैं फौरन दरवाजे से एक तरफ हो गया, क्योंकि मुझे शक था कि वो चाबी के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश करेगा, मगर मेरे अंदाजे के बरक्स दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक हुई। पिस्तौल हाथ में थामकर मैंने उसे छुपाने के लिए जिस्म पर चादर लपेटी और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। उसने चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। अब उसे पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसका नाम तो मैं नहीं जानता था, अलबत्ता अमरीकी कैंप पर हमले के वक्त वो मेरे साथ ही था। मैंने एक तरफ हटते हुए उसे अंदर आने का मौका दिया। आप? उसके अंदर घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बैठो। लकड़ी की पुरानी सी कुर्सी की तरफ इशारा करके मैंने उसे बैठने का इशारा किया। शुक्रिया कहते हुए वो बैठ गया। आपका नाम मुझे नहीं पता। वो बोला अहमद। मैंने कहा तो अहमद भाई वहीं हॉल में ही मिल लेते, मुझे ऐसे ही डरा दिया। वो बोला मैंने सोचा आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे और अपना तारुफ करवाने के लिए अलहदगी की जरूरत थी। मैंने कहा होटल में घुसते ही मैंने आपको पहचान लिया था, बस चेहरा छुपा होने की वजह से याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। वो बोला आपका पता मुझे कमांडर से मालूम हुआ है और उन्हीं ने मुझे आपसे मिलने का कहा है। मैंने पूछा खैरियत? वो बोला हाँ खैरियत है, एक मशकूक शख्स के बारे में इत्तला देना थी। मैंने कहा तो मोबाइल फोन पर बता देते। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने एक मोबाइल फोन भी मेरे हवाले किया था। वो बोला मुनासिब यही है कि मैं दूर से उसकी शक्ल आपको दिखा दूं। मैंने पूछा अभी जाना पड़ेगा? वो बोला जी। थोड़ी देर बाद आगे पीछे चलते हुए हम होटल से बाहर निकल आए। होटल से थोड़ी दूर आते ही हम इकट्ठे हो गए थे। मुझे साथ लिए ही वो पैदल एक जानिब रवाना हुआ। अमरीकी कैंप पर हमले के बाद वो छुपने के लिए शहर में आ गया था, जहाँ उसका अपना घर मौजूद था। मुझे कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने जिन आदमियों के पते दिए थे उनमें एक अहमद भी था, लेकिन जहाँ आकर मैं किसी से भी नहीं मिला था। उसकी गुफ्तगू का लुब्बे लुआब यही था कि कमांडर बिस्मिल्लाह जान के 2 मुखबरों की लाशें एक दिन के फर्क के साथ गजनी के मज़ाफात से मिली हैं। मुखबर उमूमन दोनों जानिब से मिले होते हैं, इसलिए उन्हें अपना राज नहीं बताया जाता। दोनों को मारने से पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। उनमें से एक का ताल्लुक अफगान आर्मी से था और उसने मरने से एक दिन पहले कमांडर बिस्मिल्लाह के साथ ही बिलाल से बात करके अपने ताक़ुब के बारे में मुत्तला किया था। हर मुखबर के साथ एक ही आदमी को सामने लाया जाता है जो उस मुखबर से राब्ते में रहता है, और उस फौजी के साथ बिलाल का राब्ता था। वो छुट्टी पर घर आया हुआ था। बिलाल ने उसे छुट्टी खत्म करके वापस हाजिर होने का मशवरा दिया था, लेकिन अगले ही दिन शहर के मज़ाफात से उसकी लाश मिली। बिलाल फौरन ज़ेरे ज़मीन हो गया। अलबत्ता जाने से पहले उसने फौजी का ताक़ुब करने वाले की पहचान अहमद को करवा दी थी। गुज़श्ता रोज एक दूसरे मुखबर की लाश मिली। दूसरे ने भी कई बार मुजाहिदीन को काम की खबरें पहुंचाई थी। दूसरा एक सहाफी था। कमांडर बिस्मिल्लाह जान को शक था कि दोनों कत्ल एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। उसने अहमद को मुझसे राब्ता करके मुखबर का ताक़ुब करने की बाबत बताने का कहा, और अब अहमद मुझे उसी मकसद के लिए वहां ले जा रहा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।